हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। सो कल हमने डिस्कस किया था महाराष्ट्र कर्नाटका इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट और आपका इंटरनेशनल रिलेशन से भी हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे इकोनॉमी के अंदर विल डिस्कस एनपीएस, देयर आफ्टर विल डिस्कस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, पेंशन सिस्टम इन इंडिया, देन विल डिस्कस इंडिया स्किल रिपोर्ट, देन विल डिस्कस ग्लोबल वेज रिपोर्ट, अर्बन रेजुवेनेशन, देन विल डिस्कस सिक्योरिटी पार्ट। सिक्योरिटी पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीएफए पेपर 2 के अंदर। हर साल तकरीबन 1 या 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अभी इसमें आपको देखने की जरूरत यह है कि कुछ टॉपिक हाईलाइट हुए हैं, जैसे स्मगलिंग एंड काउंटरफिट, आप देखोगे करेंसी, लोन वुल्फ टेररिज्म जो है एक नया ट्रेंड है आपके सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर। आप देखोगे जैसे हम लोन वुल्फ टेररिज्म की बात करें इंडिया में, अगर इंडिया के रिस्पेक्ट से देखें तो हाइब्रिड मिलिटेंसी बोल सकते हो और हाइब्रिड टेररिज्म बोल सकते हो, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। अगर आपको हाइब्रिड टेररिज्म जैसी कोई वर्ड या फिर ऐसा कोई वर्ड आपको मिले तो आप समझ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, ठीक है। जहां पे आप टारगेटेड किलिंग देख रहे हो, जहां पे आप लोन वुल्फ टेररिज्म जैसे इंसिडेंट देखते हो, तो वहां से आपको चीजें कनेक्ट करनी है। दूसरा हम देखेंगे अग्नि 5, सबमरीन वागीर और सीसीटीएनएस। देखो अग्नि 5 ब्रह्मोस और आईएनएस मोर्मुगांव और ये जो आपके मार्कोस कमांडो फोर्स हैं, ये चीजें आप समझिए। ये सिर्फ आप पेपर 1 में यूज कर सकते हो। दूसरा आप इनको यूज कर सकते हो जब आपको कोई सॉल्यूशन लिखना हो कि इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस से कैसे आप निपट सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस से आपको निपटने के लिए अग्नि 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल है, ये आपके एक्सटर्नल थ्रेट के लिए होता है। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी आपके बड़े लार्जर प्लेटफॉर्म है डिफेंस हार्डवेयर के, आप देखोगे जैसे सबमरीन, ब्रह्मोस, अग्नि 5, इंटरनल सिक्योरिटी में इनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में आप ऐसे आर्म्स एंड एमुनेशन का यूज करते हो जो कि बहुत ही कम स्केल पे आप उनको यूज कर सकते हो। उनका जो आप देखोगे उनकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है, फायर पावर एंड ऑल दिस। उसके साथ आप देखोगे सीसीटीएनएस एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क सिस्टम है। इसमें हम पेपर 2 में बहुत सारी चीज़ों को इसको यूज़ कर सकते हैं। सीसीटीएनएस की अगर हम बात करें, सीसीटीएनएस जो है आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम है, जिसके अंदर आप देखोगे किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी इंटेलिजेंस अगर जनरेट होती है, कोई भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस है रिगार्डिंग एनी कोई भी टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये इस प्लेटफॉर्म पे आएगी और इस प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ एजेंसीज कनेक्टेड रहती हैं आपस में। तो जिसको भी वो पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन लगेगी उस हिसाब से उसको यूज करके वो एक्शन ले सकती है, राइट। तो आज के 2 टॉपिक हमारे ये हैं, इकोनॉमी प्लस सिक्योरिटी। लेट्स बिगिन विद द नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए। और एनपीए में दिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। बैंकिंग स्ट्रक्चर देखोगे या फिर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे इंडिया के अंदर, इस पे एक क्वेश्चन पूछा है। लेट्स सी। देखिए 2016 के अंदर आपका एक क्वेश्चन आया था, रिवैम्पिंग आवर बैंकिंग सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर। जब आपका बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो क्या आने वाले टाइम पे एनपीएस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा? देखिए अगर मैं बात करूं ट्रेंड की, अभी तक एनपीए जो है, एनपीए का जो रेट है वो डिक्रीज हुआ है। पहले अगर 9% से ऊपर रहता था, अब वो 5% या फिर 6% पे आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो एज एन डायरेक्ट एनपीए पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। लेकिन आपका एक क्वेश्चन आया था डिजिटल ट्रांजेक्शन। लेट्स सी, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन वॉज डिजिटल ट्रांजेक्शन, सी कैशलेस ट्रांजेक्शन स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया, राइट। 2016 के अंदर आपका क्वेश्चन आया रिवैम्पिंग बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन आया कैशलेस ट्रांजैक्शन स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। तो बैंकिंग सिस्टम जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा आप देखोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन पे क्वेश्चन आया आपका, अगेन बैंक से ही रिलेटेड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आपको समझने की जरूरत है कि क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, क्या नहीं प्रिपेयर करनी है। तो एनपीएस के बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। आप थोड़ा सा इसके बारे में ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो। यू नीड टू सी द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। जैसे हम बात करें ग्रोस एनपीए की, अगर हम बात करें तो ये डिक्लाइन हुआ है, 5% तक आ चुका है। जब 2017-18 के अंदर जब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी हमारे देश के अंदर, जब बहुत सारे डिफॉल्ट हो रहे थे, विलफुल डिफॉल्ट हो रहे थे, नीरव मोदी का केस ले सकते हो आप, पीएनबी स्कैम, ठीक है। आप बात कर सकते हो माल्या का, जो विजय माल्या का जो स्कैम था वो बात कर सकते हो। उसके बाद ढेर सारे और भी मुकुल चौकसी वाला स्कैम आप इसमें कोट कर सकते हो। सो नंबर ऑफ स्कैम्स वर देयर। उसके बाद आप देखोगे ये जो डिक्लाइन हुआ है एनपीए के अंदर और 9% से 5% आ चुका है, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, राइट। उसके बाद जो चीजें आपको देखने की जरूरत है, आपको कहीं पे ये यूज नहीं करना कि कैटेगरी क्या है एनपीएस की, इसको काटा मारो, कहीं पे यूज नहीं कर सकते आप इसको। यूज करने की चीज जो है पेपर 2 के लिए वो ये है रीजन बिहाइंड एनपीएस। कोई भी टॉपिक जब आप लिखोगे, जैसे आपका ये टॉपिक था, टॉपिक वॉज रिवैम्पिंग आवर बैंकिंग सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर।
यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इसके पीछे रीजंस क्या है, बैंकिंग जो हमारा सिस्टम है वो खराब होने के पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रीजन बिहाइंड एनपीए या रीजन बिहाइंड बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो लैकुना है और जो प्रॉब्लम्स है उसके पीछे आप लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट पुअर गवर्नेंस, यू कैन राइट अबाउट दिस एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजन हो सकते हैं। उसके बाद देखोगे आप कैंसलेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स, लिमिटेड ऑफ टेक ऑफ पावर, हाई लेवरेज रेशियो आप बात कर सकते हो, इनेबिलिटी ऑफ बैंक टू रिस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है अगर कोई प्रोजेक्ट के अंदर कोई डिस्ट्रेस आ चुका है, ठीक है, उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है उस प्रोजेक्ट के अंदर से, और दोबारा से उनको उसको काम करने के लिए उसको और पैसे की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, तो अगर बैंक उनको थोड़ा पैसा दे दे, ठीक है, और उनके बिजनेस में आप देखोगे थोड़ा प्रॉफिट आ जाए, तो वो उस बिजनेस से प्रॉफिट कमा के दोबारा से इंस्टॉलमेंट किसको दे सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इनका दोबारा देखोगे उस डिस्ट्रेस से उभरना विदाउट मनी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बैंक क्या करती है, रीस्ट्रक्चरिंग करती है लोन की, जितना भी उस इंडस्ट्री को और भी पैसा चाहिए टू रन दैट बिजनेस सक्सेसफुली वो उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखोगे आप यू कैन सी द मेजर इनिशिएटिव टेकन टू एड्रेस लीगेसी एनपीएस को आप कैसे कम कर सकते हो। मिशन इंद्रधनुष, एक आपका मिशन इंद्रधनुष है जो कि आपका वैक्सीनेशन से रिलेटेड है बच्चों की। दूसरा आपको इंद्रधनुष देखना होगा, ये आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे एनपीएस को कम करने के लिए भी जरूरी है। सो इंद्रधनुष प्लान जो है टू रिवैम्प द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद 7 एलिमेंट्स ऑफ ABCDEFG। अगर आप ए से बात करोगे अपॉइंटमेंट, बी से आप बात करोगे बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो आप देखोगे अपॉइंटमेंट के लिए है, जो कि आपके डायरेक्टर्स होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स, उनको अपॉइंट करने के लिए। कई बार क्या होता था, बैंक बोर्ड ब्यूरो के अंदर आप देखोगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था, तो वो खुद आप देखोगे इसमें नेपोटिज्म या फिर आप फेवरेटिज्म की चीज़ें देखते थे। कुछ एक बैंक के जो मैनेजर्स होते थे, टॉप पोजीशन पे डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनको पॉलिटिकल फेवरेटिज्म के वो विक्टिम बन जाते थे। कई बार जो है मेरिटोरियस जो कैंडिडेट होता था, जो कि डिजर्विंग होते थे, उनको अपॉइंट ना करके अपनी पॉलिटिकल आप देखोगे एफिलिएशन से लोगों को क्या करते थे, वहां पे अपॉइंट करते थे। तो उसके बाद बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया। उसके बाद C स्टैंड्स फॉर कैपिटलाइजेशन, बैंक के पास पैसा भी होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को उनको रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रेसिंग, ठीक है, डिस्ट्रेसिंग करने के लिए बहुत सारे हैं आपके पास, आप देखोगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गया, बैड बैंक हो गए, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, जो कि किसको करेंगे, इसको रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रेसिंग कर सकते हैं। एंड E स्टैंड्स फॉर एम्पावरमेंट और F स्टैंड फॉर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये है कि कोई डिफॉल्ट कर जाता है आपके बैंक में, बहुत मेजर डिफॉल्ट हो जाता है, स्कैम होता है, तो उसका डायरेक्टर या फिर जो भी उस लोन को सैंक्शन करता है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको अकाउंटेबल नहीं माना जाता। लेकिन आप देखोगे मिशन इंद्रधनुष और बहुत सारे ऐसे आप देखोगे नए प्रोजेक्ट जो है, अब जो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और जिसने उस लोन को सैंक्शन किया है, दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट, राइट। उसके बाद गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात हुई है, HR प्रैक्टिस में रिफॉर्म करने की बात है। दूसरा इसमें बात है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनको भी एक अच्छी इनकम या फिर सैलरी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज उनको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखोगे बैड लोन जो हैं लोगों को वो प्रोवाइड करवाते हैं, जिनमें उनकी कुछ कमीशन होती है। अगर इन सभी चीज़ों को बंद करना है तो बेटर सैलरी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी बैंक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। NARLC, IDRL, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आपको पता होना चाहिए किस लिए है। ये आपका बेसिकली टाइम बाउंड मैकेनिज्म है फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स एंड फाइनेंस स्ट्रेस। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, IBC को आप बेटर कर सकते हो, गवर्नेंस को आप बेटर कर सकते हो। गवर्नेंस बेटर करने के लिए हमने जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं आप, जैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प ले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कैशलेस ट्रांजैक्शन ये बात कर सकते हो। मॉनिटरी स्लिपेज आप देखोगे कि कई बार जो है स्ट्रॉन्ग विजिलेंस सिस्टम होना चाहिए, RBI उसको टाइमली ऑपरेट करे, टाइमली उसको विजिलेंस अपनी टीम वहाँ पे भेजे। अगर आप एक और चीज़ आप देखोगे प्रॉम्प्ट करप्टिव एक्शन जो होता है, RBI इसको टाइम टू टाइम यूटिलाइज करता है जब भी इनको लगता है कि ये जो बैंक है ये बैंक डिस्ट्रेस की तरफ जा रहा है, तो प्रॉम्प्ट करप्टिव एक्शन के अंडर RBI क्या करता है, उसकी जो लेंडिंग एक्टिविटीज है उस बैंक की उस पर रोक लगा देता है। तो दैट बैंक कैन नॉट लेंड फर्दर, जो उन्होंने अभी तक उधार पे दिया है उसी को वो क्या करेंगे, उसी को वसूल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स विल कम अंडर दिस। अच्छा, डिजिटल लैंडिंग इसको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ यस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम देखेंगे। उसके बाद पेंशन सिस्टम इन इंडिया। पेंशन सिस्टम को लेके आपको पता होगा कितनी सारी स्टेट्स हमारी कंट्री के अंदर, राजस्थान की बात कर लो, हिमाचल प्रदेश की बात कर लो,
और काफ़ी ऐसी स्टेट्स है जो कि कह रही हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है दोबारा से इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम थी उसको रिप्लेस करके दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम हम दोबारा से इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन इस पर आरबीआई की रिपोर्ट आप देखना, इस पर आप रिपोर्ट देखना, आप आरबीआई की देखोगे, दूसरा आप देखोगे जितने भी आपके इकोनॉमिस्ट हैं, नीति आयोग की आप रिपोर्ट देखोगे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, आरबीआई होगी, नीति आयोग हो गए, सब इसके खिलाफ है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज़ नॉट गुड। फाइनेंस कमीशन की आप रिपोर्ट देखोगे, फाइनेंस कमीशन उनकी रिपोर्ट आप देखोगे ऑन दिस ओल्ड पेंशन स्कीम, सब ने बोला है अभी तक जो भी पॉजिटिव गेन हमने अटेन किया था वाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, एनपीएस इम्प्लीमेंट करने के बाद जितने भी पॉजिटिव्स हुए हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे, दोबारा से वो खराब हो सकते हैं वो चीज़ें जो भी हमारे गेन्स हुए थे उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अभी इंडिया का करंट रैंक क्या है। इंडिया का रैंक है 63, 2020 की रिपोर्ट है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर क्या है, एक तो बिजनेस सेंटीमेंट्स अच्छे होते हैं। अगर हम जो प्रोसीजर्स होते हैं, कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है कॉर्पोरेट में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आप देखोगे फैक्टर्स होते हैं जो कि फॉरेन कंपनीज को फुलफिल करने पड़ते हैं, ठीक है। उसको कम करने के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे सिंगल विंडो आप देखोगे एक्सेस सिस्टम या फिर सिंगल विंडो सिस्टम जो है, जहाँ पे आप जाके हर एक चीज़ का एप्लीकेशन वहीं से कर सकते हैं, उसी की क्लियरेंस आपको सिंगल विंडो से मिल जाएगी। तो ये आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक ये दिखाता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लैंड एक्वायर करना है किसी एरिया का, आपको आप देखोगे कि आपको क्लाइमेट या फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए उस एरिया की, ठीक है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आपका, तो ये सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू हो सकता है। और इसमें आप देखोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 10 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। ये पैरामीटर याद कर लो, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग अ बिजनेस, क्या इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, क्या आपको बैंक से कितना जल्दी लोन मिल सकता है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, उसके बाद देखोगे आप पेइंग टैक्सेस, क्या इंडिया में आप देखोगे कॉर्पोरेट को लेके टैक्स स्लैब कम किया गया है, हाँ बिल्कुल किया गया है। उसके बाद देखोगे एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्या इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने में कितना टाइम लगता है, क्या इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्या इसमें जो आप फीस देखोगे या फिर काफ़ी दिनों तक क्या प्रोजेक्ट या फिर जो केसेस हैं कोर्ट्स के अंदर रहते हैं, क्या टाइमली सिस्टम है डिलीवरी करने का, क्या फास्ट ट्रैक हो जाता है हर एक इशू, इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है रिजोल्विंग इंसॉल्वेंसी, अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है तो कितना टाइम लगता है उसको इंसॉल्वेंसी, मतलब पूरा उसका इंसॉल्वेंसी करने में, आईबीसी जो मैकेनिज्म है उसके अंदर, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। एनकरेज एक्सपोर्ट को एनकरेज करेगा, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, की टू इनोवेशन एंड वेल्थ क्रिएशन एंड लो रेगुलेटरी बर्डन। बस इसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर ये फ्लो चार्ट आपने याद कर लिया तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बस आपको ये पैरामीटर्स याद होने चाहिए। अब इन पैरामीटर्स से ही आप पैराग्राफ बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कोई भी एग्जांपल के इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेस करने में क्या इंडिया में आज के टाइम में कितना टाइम लगता है, कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए कितना टाइम लगता है। अगर ये सभी चीज़ें हम खत्म कर दें, मतलब कम कर दें इनका टाइम, तो आप देखोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ने ऐसे ही इंप्रूवमेंट नहीं लाए हैं। पहले इंडिया का रैंक बहुत खराब होता था, लेकिन हम इन चीज़ों में इंडिया ने बहुत बेहतर किया। तो वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो कि इजी कंप्लाइंस होना चाहिए, क्रिएटिंग अवेयरनेस, लैंड एक्विजिशन, फास्ट ट्रैक डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए, टैक्स हॉलीडे, मतलब एक जगह पे जैसे कोई बैकवर्ड एरिया है, अगर कोई बैकवर्ड एरिया है और वहाँ पे कोई इंडस्ट्री वहाँ पे काम करना चाहे, उस एरिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहे, तो वहाँ की सरकार उसको बोलते हैं कि 5 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, या फिर 10 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। इसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडे, कि आप इस बैकवर्ड एरिया में आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीप लैंड अवेलेबल कराएंगे, एक्वायर करवाएंगे, आपको जल्दी एनवायरमेंटल क्लियरेंस देंगे, ठीक है, और जो भी हेल्प हो सकेगी ऐसी फेवरेबल पॉलिसी आपके लिए बना सकते हैं। तो वो क्यों इंडस्ट्री को वहाँ पे बुलाना चाहती है, उसके पीछे रीजन है कि उस एरिया की एम्प्लॉयमेंट आप वहाँ पे बढ़ सकती है, ठीक है, उस एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, बहुत सारा डेवलपमेंट होगा उस एरिया के अंदर। तो इसीलिए टैक्स हॉलीडे इस हिसाब से काम करता है। कंप्लाइंस सिस्टम बेटर होना चाहिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए, कि कोई भी इंडस्ट्री काम करेगी नो डाउट डिस्प्यूट होंगे, ठीक है, तो डिस्प्यूट सिस्टम क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द पेंशन सिस्टम इन इंडिया। देखिए पेंशन सिस्टम को लेके एक डिबेट है, शायद आपसे आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर पूछ ले क्वेश्चन, ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर कि इंडिया शुड नॉट इंप्लीमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम। दूसरा आप देखोगे ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर फ्रीबीज आर ए थ्रेट टू द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इस हिसाब से भी आ सकता है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, ये आपका ऐसे राइटिंग के अंदर आ सकता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे किस स्ट्रक्चर के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। अब पेंशन सिस्टम का आपका रिपोर्ट राइटिंग पे तो आने वाला नहीं, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो हमेशा चांसेस रहते हैं जो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होंगे उसको
आपको आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर पूछा जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग, ठीक है। कितने ही टॉपिक आप देख लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर नहीं बेसिकली उसके ऊपर आपका टॉपिक आया था, साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपका कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जितने भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं आपका आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट के अंडर ही आते हैं। नाउ सी द एडवांटेजेस ऑफ पेंशन, एडवांटेजेस ऑफ पेंशन, पेंशन के हम एडवांटेजेस देखेंगे तो ये सभी चीजें हैं, टैक्स एफिशिएंट वे टू पुट मनी असाइड एंड ऑल दिस, आई विल नॉट गो एंड डिक्टेट दिस। आपको चीजें यहाँ पे देखनी है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है। सो न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके अंदर नेचर देखोगे, एलिजिबिलिटी, रिस्क, टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद देखोगे पेंशन अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन हियर, ठीक है। तो इस हिसाब से न्यू पेंशन स्कीम जो है वो बेटर है। ओल्ड पेंशन स्कीम अभी भी कई जगह लगती है, जहाँ पे आप देखोगे सिविल सर्वेंट्स या फिर आर्मी के अंदर अभी भी ओपीएस है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम कहाँ पे, जहाँ से 2004 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको न्यू पेंशन स्कीम के अंदर डाला गया है, ठीक है। तो इसके अंदर देखोगे न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कोई भी सिटीजन हुआ 18 से 65 साल की उम्र का, और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर। इसके अंदर आप देखोगे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आई कैन नॉट डिक्टेट, ये आप खुद ब खुद पढ़ लेना। बाकी अगर हम देखें वर्ल्ड बैंक के 5 पिलर क्या हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी पेंशन्स होती हैं ये आपके सोशल सिक्योरिटी, आपके बुढ़ापे का सहारा है, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी में एक और एस्पेक्ट है एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। जो आपकी बूढ़ी जो पॉपुलेशन है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए एक पेंशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अलग बात है किसी ने गवर्नमेंट सर्विस की है तो उसकी पेंशन अलग होती है, लेकिन कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, कोई लेबर क्लास में काम कर रहा है, तो वो बूढ़ा होने के बाद वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, नो डाउट, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो उसको सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर लाने के लिए क्या शुरुआत की गई थी, न्यू पेंशन स्कीम के अंडर, ठीक है। इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन इसके अंदर एंटर कर सकता है 18 से 65 साल की उम्र में, और वो कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक भी ये बोलता है कि 5 पिलर होते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए। एक तो ये है पर्सनल इंश्योरेंस होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टैक्सेस का लोअर रेट्स पे, पॉवर्टी एलिवेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम आप देखोगे, फ्लैट एंड टैक्स सिस्टम एंड ऑल दिस। उसके बाद देखोगे सेविंग एंड को इंश्योरेंस, ऑल दिस थिंग्स। अब वे फॉरवर्ड हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक के हम 5 सिक्योरिटी पिलर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनिमम लेवल ऑफ सपोर्ट हम कर सकते हैं, जैसे आप देखोगे मिनिमम लेवल ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे बेसिक इनकम की बात कर रहे हैं, यूबीएस, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई की बात हो रही है। इंक्रीजिंग कवरेज ऑफ पेंशन अरेंजमेंट, रिवाइव ट्रेडिशनल ओल्ड एज सपोर्ट मैकेनिज्म, राइट। तो ये सभी चीज़ें आप बात कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ इसके अंदर देखना क्या है, वो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम के बीच में क्या डिबेट होने वाली है। नाउ मूविंग टू इंडिया स्किल रिपोर्ट, यहाँ पे आप देखिए इंडिया स्किल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्किल रिपोर्ट को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के अगर ऊपर बात आए, दूसरा बात आए यूथ के ऊपर, ठीक है। यूथ जो है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत कम है, ठीक है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कम है, रीज़न बीइंग स्किलफुल नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है तो रीज़न क्या है, स्किलफुल नहीं है, उनको स्किल नहीं है। अगर आप बीटेक पास आउट हो, ठीक है, इंजीनियरिंग आपने की है, लेकिन आपका स्किल नहीं है, जो भी आप देखोगे एकेडमिक जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, और दूसरा जो इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड है, ठीक है, उसके बीच में बहुत बड़ा मिसमैच है। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे इंडिया की जो एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स है उसकी परसेंटेज बड़ी है, 50.3% हो चुकी है। दूसरा इसमें आप देखोगे वीमेन वर्कफोर्स आज के टाइम में ज़्यादा एम्प्लॉयबल है, 52.8% कंपैरेटिवली टू मेल काउंटर पार्ट, ओके। बस इसके अंदर ये देखना है। दूसरा एक सिग्निफिकेंट इसके अंदर आप ये देखोगे स्किल गैप है इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर एंड फाइनेंस। सॉफ्ट स्किल आप देखोगे अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल दिस। उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है स्किल बढ़ाने के लिए, ये देखोगे आप नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, आप देखोगे स्किल इंडिया मिशन है, पीएम कौशल विकास योजना फॉर रिकॉग्निशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्किल। तो संकल्प एंड स्ट्राइव दो इंपॉर्टेंट ये आपकी स्कीम्स है या फिर इनिशिएटिव है टू बूस्ट स्किल इंडिया मिशन, ठीक है। सबसे स्किलफुल स्टेट कौन सी है, यूपी, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी आती है महाराष्ट्र, तीसरी आती है आपकी दिल्ली, चौथा आंध्रा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है यूपी, यूपी की जो पॉपुलेशन है सबसे स्किलफुल है, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, उसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वेज रिपोर्ट निकालता कौन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कोविड के बाद से आप देखोगे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुई है वेज लोगों की। जैसे हम बात करें क्या वेज इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है आफ्टर द कोविड, तो मुझे लगता है डिक्रीज ही हुई है। तो परचेजिंग पावर जो आपकी कैपेसिटी है ये डिक्रीज हुई है। उसके बाद आप देखोगे सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन हुए हैं, एक तो इनफॉर्मल ग्रुप में जो काम करते थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, दूसरा विमेन। तो वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर द मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू दिस कोविड-19 और इन्फ्लेशन ओवर द अबव। एक साइड तो कोविड हुआ, दूसरा इन्फ्लेशन आ गया, एक तो लोगों की नौकरी खुस गई, ठीक है।
छिन गई। उसके बाद आप देखोगे उसके बाद इन्फ्लेशन भी होता है। इन्फ्लेशन आप देखोगे, इन्फ्लेशन होने से जो चीज़ों के दाम बढ़ गए, एक तो आप गरीब हो, ऊपर से आप देखोगे इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो आप इट इज़ कॉल्ड एज डबल वैमी। ठीक है, डबल वैमी, WHAMMY। ठीक है, ये इसको बोलते हैं दोहरी मार। राइट, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम बात करने जा रहे हैं अर्बन रेजुवनेशन। अर्बन रेजुवनेशन क्या है? अर्बन रेजुवनेशन की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका CAPF के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ऑन द अर्बन रेजुवनेशन। राइट, सो CAPF के अंदर आपका अर्बन रेजुवनेशन के ऊपर टॉपिक आ चुका है। लेट्स सी CAPF के अंदर पहले हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा आया है। जैसे अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो इस हिसाब से एक और क्वेश्चन आपका पूछा है, अर्बनाइजेशन इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन, ये भी आपका क्वेश्चन आया है। लेट्स सी, अर्बनाइजेशन इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। तो यहां से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि अर्बनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा है 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार। ओके, उसके बाद हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, कौन इसके लिए जिम्मेवार है? ये मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेवार है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग और सिटी ब्यूटी कंपटीशन, ऑल दिस थिंग्स, ये इसके पिलर हैं अर्बन रेजुवनेशन के, कि अर्बन एरिया को हम कैसे बेटर बना सकते हैं। दूसरा आपको देखना होगा अर्बन 20 के अंदर, G20 के अंदर जो भी मेजर सिटीज़ है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, उन सभी सिटीज़ को हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म इंस्टॉल करेंगे। उससे क्या होगा? वी विल मेंटेन अ डायलॉग बिटवीन नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट के अंदर। और जो सबसे बेटर आप देखोगे प्रैक्टिसेस हैं किसी भी सिटी के अंदर, अगर किसी सिटी के अंदर पोल्यूशन से निपटने के लिए बहुत अच्छा काम किया तो उस मॉडल को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट लाइक क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से न्यू दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे समटाइम्स इट इज़ मैन मेड, समटाइम्स इट इज़ आप बोल सकते हो कि क्लाइमेट चेंज से भी हुआ है थोड़ा सा, कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल एंड ऑल दिस। उसके बाद देखोगे सोशल इंक्लूजन एंड प्रपोज कलेक्टिव सोल्यूशन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, यहाँ पे हम बात करेंगे अब सिक्योरिटी की डायरेक्टली, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। तो सिक्योरिटी की हम बात करें, पहला टॉपिक होगा स्मगलिंग एंड काउंटर फिटिंग। तो स्मगलिंग एंड काउंटर फिटिंग में अगर हम देखें, पहले तो मैं बात करना चाहूँगा एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल। एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल इंडियन गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। पायरेसी बिल के अंदर अब बहुत ही इसमें आप देखोगे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट में आप देखोगे कितने साल की इसके अंदर जेल है, डेथ पेनल्टी तक इसमें जा सकते हैं अगर कोई पायरेसी के अंदर मिला। ठीक है, डेथ पेनल्टी और स्पीडी ट्रायल का इसके अंदर क्या है, स्कोप है। तो पहले तो हम देखते हैं पायरेसी है क्या। पायरेसी है, ये डिफाइन भी किया गया है इस बिल के अंदर, any illegal act of violence or detention or any act of depredation committed for private hand by any person or by the crew or any passenger of a private ship and directed on the high sea against another ship or any person or property on board such ship। इस ये डेफिनेशन है पायरेसी की। सबसे ज़्यादा आप देखोगे, आपने आई थिंक कैप्टन फिलिप भी एक मूवी देखी होगी जिसमें पायरेसी को दिखाया गया है। पूरी शिप को हाईजैक कर लिया जाता है और कैप्टन फिलिप को भी किडनैप कर लिया जाता है, अबडक्शन होता है उनका। तो इसमें आपने देखा है कि पायरेसी सबसे ज़्यादा जो पायरेट्स होते हैं आपको कहाँ पे मिलेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मेनली इन सोमालिया कंट्रीज में यहाँ पे देखोगे। दूसरा आप ये देखोगे गल्फ ऑफ गिनी, 43% अटैक यहाँ से होते हैं। ठीक है, अफ्रीका से। एक आपका अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट हो गया, दूसरा आपका ईस्ट कोस्ट हो गया। जितनी भी गरीब कंट्रीज हैं ये अटैक करती है, जो भी आपके हाई सीज के अंदर जो आपके आप देखोगे शिप्स होते हैं, मर्चेंट नेवी के जो शिप्स होते हैं उन पे ये अटैक करते हैं। ठीक है, उनको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा आप देखिए स्टेट ऑफ मलोक्का, यहाँ पे 19% अटैक्स यहाँ पे होते हैं। राइट, अब हम देखते हैं डेथ पेनल्टी। इंडिया ने इसके लिए डेथ पेनल्टी लेके आई है और इसके लिए स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स भी रखे हैं। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी से या आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। राइट, अब हम देखते हैं स्मगलिंग एंड काउंटर स्मगलिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी पायरेसी बिल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो और आप जीएस पेपर 3 में इसको कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर बहुत सारा इंक्लूड कर सकते हो। स्मगलिंग एंड काउंटर फिटिंग आप यहाँ पे बात करेंगे कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया, दे आर वर्किंग ऑन अ पेपर टाइटल स्मगलिंग एंड काउंटर फिटिंग। ठीक है, ए रीलुक एट स्ट्रेटजी, कैसे काउंटर कर सकते हैं हम स्मगलिंग और काउंटर फिटिंग। देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉमनली स्मगल्ड आइटम इन इंडिया, इंडिया के अंदर स्मगलिंग कहाँ से होती है और किस किस रूट या फिर प्रोडक्ट की होती है। जैसे गोल्ड की बात कर लीजिए, तमिलनाडु के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी चल रही है कि वहाँ के सीएम तक और वहाँ के जो आप देखोगे लेजिस्लेटर है, दे आर फाउंड अंडर दिस स्मगलिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, स्मगलिंग एक्ट के अंदर, वो सभी इसके अंदर एक्यूजेशन उन पर लगाई गई है और सीबीआई इस केस को क्या कर रही है, स्टडी कर रही है। उसके बाद फॉरेन करेंसी, डेली आप देखते हो एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ ऑफिशियल
एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसके अंदर मिलता है कि गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है, फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग हो रही है, एक्जोटिक स्पीसीज ऑफ एनिमल्स उनकी स्मगलिंग होती है। उसके बाद आप देखोगे नार्कोटिक ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डायमंड्स, इंडियन करेंसी, फेक करेंसी, ठीक है, वॉचेस, मशीनरी पार्ट्स, फ्लोरा एंड फोना, ऑल दिस थिंग्स, राइट। उसके साथ आप देखो हमारे देश के अंदर कौन से ऐसे प्रोविजन है इस स्मगलिंग से निपटने के लिए। ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, एनडीपीएस एक्ट, जिसमें आप देखोगे शाहरुख खान का जो लड़का गिरफ्तार हुआ था एनडीपीएस एक्ट के अंडर ही उनको उठाया था। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, आर्म्स एक्ट, सिद्धू मूसेवाला को भी आर्म्स एक्ट के अंडर क्या किया था, अरेस्ट किया गया था। संजय दत्त को भी आर्म्स एक्ट के अंडर अरेस्ट किया गया था। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसको फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, मतलब आप जो ट्रेड कर रहे हो इंटरनेशनल ट्रेड, उसकी कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट आप देखोगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब आप कितना पैसा इंडिया से बाहर लेके जा सकते हो और बाहर का पैसा इंडिया में लेके आ सकते हो, ये आपका फेमा के अंडर होगा, ठीक है। अब मेजर सेक्टर अफेक्टेड बाय काउंटरफिटिंग प्रोडक्ट्स, ड्रग्स की अगर हम बात कर ले, अगर फेक ड्रग्स मार्केट के अंदर आती हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रग्स पे टैक्स भी लगता है ना, तो इंडिया को या फिर गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि टैक्स कलेक्शन में आप ऑटोमोबाइल्स की देख लो या फिर आप देख लो जितने भी आपके टबैको प्रोडक्ट्स है, लाइक सिगरेट, टेक एन एग्जांपल ऑफ सिगरेट। सिगरेट पे जो सरकार है कई गुना टैक्स वसूलती है। आई वुड से कि 200-300% या फिर 400-500% सिगरेट पे टैक्स लगता है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं सिन गुड्स, ठीक है। इनके कंजम्पशन को कम करने के लिए सरकार इसीलिए इस पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। अगर सपोज कीजिए कोई आप सिगरेट या फिर तंबाकू प्रोडक्ट है वो फेक है, ठीक है, काउंटरफिट है, काउंटरफिट है, तो उस पर टैक्स गवर्नमेंट कैसे लगाएगी, क्योंकि वो आपके सिस्टम से बाहर बना है। तो सिस्टम से बाहर बना है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, ठीक है। सो काउंटरफिट प्रोडक्ट इस हिसाब से हमें क्या करेंगे, नुकसान करने वाले हैं। ड्रग्स हो गए, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हो गए, अदर सभी चीज़ें, ठीक है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे एक पैरेलल इकोनॉमी रन कर सकते हैं, पैरेलल इकोनॉमी। और पैरेलल इकोनॉमी जब रन होगी तो आपके इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। फिक्की की रिपोर्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो कि 1.17 लाख करोड़ टू इंडियन इकोनॉमी, ये लॉस होता है हमारा लगभग ड्यू टू दिस स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग। उसके बाद आप देखोगे एडिशनल कॉस्ट ये है, लॉस ऑफ टैक्स रिवेन्यू, जॉब्स एंड बिजनेसेस को भी हर्ट होता है, हार्म टू एनवायरनमेंट भी होता है, क्योंकि आप देखोगे जहाँ पे ये काउंटरफिट प्रोडक्ट्स बनते हैं, फेक प्रोडक्ट बनते हैं, उस एरिया के अंदर ये ऐसी कोई ना तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का यूज़ करते, ना फिर ऐसी कोई आप देखोगे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते जो कि सेफ है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से एनवायरनमेंट को भी हार्म होता है। वे फॉरवर्ड आप ये सभी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। आई विल नॉट डिक्टेट दिस। नेक्स्ट विल सी द लोन वुल्फ टेररिज्म। लोन वुल्फ टेररिज्म कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको देखोगे आप, इंडोनेशिया के अंदर देखिए। इंडोनेशिया के अंदर अभी एक रिसेंट शूटिंग हुई थी, यूएसए के अंदर शूटिंग हुई है, अमेरिका के अंदर आप देखोगे, यूरोपियन यूनियन के अंदर आप देखोगे, काफ़ी देशों के अंदर एक नाइफ अटैक भी हुआ था। और उसके साथ ही आप देखोगे वुल्फ अटैक के अंदर काफ़ी गन से, एक छोटी गन से भी काफ़ी लोगों को मार दिया था, ठीक है। शॉर्ट गन हो गई, या फिर यूएसए के अंदर आप देखोगे स्कूल्स के अंदर किलिंग होती है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ लोन वुल्फ टेररिज्म। न्यूजीलैंड के अंदर मॉस्क अटैक हुआ था, राइट। तो ये आप लोन वुल्फ टेररिज्म को डाल सकते हैं। इंडिया के अंदर लोन वुल्फ टेररिज्म को आप जम्मू एंड कश्मीर से कनेक्ट कर सकते हो, हाइब्रिड मिलिटेंसी से। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊँ क्यों ये इंपॉर्टेंट है। आपका जैसे क्वेश्चन पूछा है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। नेक्स्ट टाइम ऐसे पूछ लेगा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या फिर एक्सट्रीमिज्म इज अ चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर लोन वुल्फ इज अ बेसिकली अ थ्रेट टू द इंडियन सिक्योरिटी, ठीक है। लोन वुल्फ अटैक ये आप देख सकते हो। जैसे आप देखोगे पुलवामा अटैक था, उसके अंदर भी एक ही आदमी था जो उस कार को ड्राइव कर रहा था, राइट। तो वो पुलवामा अटैक के अंदर वो भी आप डाल सकते हो कि लोन वुल्फ टेररिज्म है, एक ही आदमी ने अटैक करने की कोशिश की। बहुत दिनों तक उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो उनका बिलीफ सिस्टम था, टोटली एक्सट्रीम था, ठीक है। तो काफ़ी इसके अंदर आप ये मेंशन कर सकते हो 26/11 अटैक, 9/11 अटैक। और चैलेंजेस क्या है लोन वुल्फ अटैक इसके टेररिज्म के, एक तो अनप्रेडिक्टेबल नेचर का है, और ये जो इनके अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, स्लीपर सेल वाले लोग होते हैं, काफ़ी दिनों तक डीएक्टिवेटेड रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। कभी भी जब इनको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और दे कैरिड आउट एन अटैक। जम्मू एंड कश्मीर में यही हो रहा है, हाइब्रिड टेररिज्म के अंदर यही हो रहा है। इनकी कोई क्रिमिनल इंसिडेंट एंटीसीडेंट नहीं है, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, बट ये काम कर रहे हैं इस तरह का। easy to carry sorry. Now we'll see role of technology in amplifying terrorism. अब आपका एक क्वेश्चन पूछा था, सी दिस, emerging threat to India's internal security, emerging threat, ठीक है। तो emerging threat आपकी टेक्नोलॉजी भी है, कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे ये जो आपके सोशल मीडिया का यूज़ करके
टेररिस्ट जो है, टेररिस्ट रिक्रूटर्स जो हैं आपके लिए थ्रेट बन सकता है। जैसे मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आपका आया था मास मीडिया एंड इंडिया सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप अगर मैं IB की बात करूँ, ACIO का जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। तो अब हम देखते हैं लॉलफुल टेररिज्म के अंदर व्हाट मेक्स इंडिया वनरेबल टू लोन वुल्फ अटैक। तो यहाँ से आप वनरेबल ये बता सकते हो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इसके आप देखोगे इंडिया के अंदर पॉवर्टी भी है, और पॉवर्टी इज़ द जेनेसिस ऑफ ऑल प्रॉब्लम। जहाँ पे भी गरीबी है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसके बाद आप देखोगे जो यहाँ पे आप देखोगे नॉन सेकुलर, कई जगह पे आप देखोगे रिलीजियस टीचिंग भी की जाती है। कई बार वो रिलीजियस टीचिंग जो है एक्सट्रीम भी होती है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वी सी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एम्पलीफाइंग टेररिज्म। सोशल मीडिया का यूज़ करके, ऑटोनोमस व्हीकल का यूज़ करके, ड्रोन का यूज़ करके, AI का यूज़ करके, मेटावर्स का यूज़ करके हमारे लिए प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। क्या क्या सरकार ने स्टेप लिए हैं? UAPA का आप यूज़ कर सकते हो, नेट ग्रिड का आप यूज़ कर सकते हो, NIA एजेंसी जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका यूज़ कर सकते हो। नेट ग्रिड के अंदर आप इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हो टू काउंटर दैट अटैक। कोई भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस है आपके पास तो आप उसको शेयर कर सकते हो विद ऑल द सिक्योरिटी एजेंसीज। उसके बाद आप देखोगे काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन एंड साइबर एंड सिक्योरिटी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है सारी चीज़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। नक्सलिज्म से निपटने का अलग है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से निपटने का अलग है, जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन का अलग है, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमिज्म डिवीजन का अलग है। तो डिफरेंट डिवीजन है उसके अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, राइट। उसके बाद हम देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैंडेट। उसके बाद देखोगे न्यू काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम, क्योंकि एक बार आपने कोई आइडियोलॉजी को आप यू कैन नॉट किल वन आइडियोलॉजी विद द हेल्प ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। उसको काउंटर करने के लिए यू नीड अ काउंटर आइडियोलॉजी, ठीक है, काउंटर नैरेटिव की जरूरत है। तो कोई भी काउंटर आइडियोलॉजी आपको चलानी पड़ेगी, पॉजिटिव आइडियोलॉजी उस एरिया के अंदर आपको रन करनी पड़ेगी, सक्सेसफुल एग्जांपल आपको दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि यू कैन नॉट किल द आइडियोलॉजी विद बुलेट। उसके बाद जैसे केरला का ऑपरेशन पिजन, इसके बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि केरला के अंदर आपने देखा है कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट वहाँ से हुई है ISI के अंदर, ठीक है, ISIs। उसके बाद हम देखोगे रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आइडियोलॉजीज जो होती हैं, जैसे आप देखोगे बहुत सारे आइडियोलॉग्स आप बात करोगे, जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं उनको अरेस्ट करके क्या कर सकते हैं हम, इन चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं आगे और भी इसको प्रोपोगेट होने से, ठीक है, राइट। तो अब हम बात करते हैं अग्नि 5। आई विल नॉट डिक्टेट दिस, अग्नि 5 क्या है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, बट ये आपको पता होना चाहिए। अग्नि 5 के अंदर ये आप स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड जो है ये इसको कैरिड आउट करती है। ट्राई सर्विसेज फॉर्मेशन है जिसके अंदर कोई भी डिलीवरी सिस्टम अगर आप देखोगे न्यूक्लियर से रिलेटेड जो है वो स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड के अंडर है। कोई भी डिलीवरी करनी है अगर आपको न्यूक्लियर पेलोड्स के साथ कोई भी मिसाइल की, राइट। सो अग्नि 5 जो है 3 स्टेज सिस्टम है। 3,500 किलोमीटर इसकी क्या है रेंज है। मिनिमम क्रेडिबल एंड डेटरेंट जो है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इंडिया की, और ये नो फर्स्ट यूज़ के अंडर भी आती है। उसके साथ आपको देखना है यू नीड टू सी द ब्रह्मोस की अब मिसाइल की जो हमने रेंज है वो बढ़ा दी है। MTCR जब इंडिया इसका पार्ट बना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल रजीम, इसका इंडिया जब से पार्ट बना है तो इंडिया अपनी मिसाइल की रेंज बढ़ा सकता है। अब 450 से 600 किलोमीटर तो बढ़ा सकता है। पहले उस पर क्या थी, एक सीलिंग थी, 290 किलोमीटर से ऊपर इंडिया क्या नहीं कर सकता था, उसकी रेंज नहीं बढ़ा सकता था अगर उसको फॉरेन में सेल करना है तो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागिर, ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी सारी। प्रोजेक्ट 75 के अंडर इसका क्या किया गया है, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसके बाद आप देखोगे कलवरी, कांधेरी, कारंज, वेला, वागशीर, ये सारे इसके ये जो पार्ट है दूसरी सबमरीन्स के नाम है प्रोजेक्ट 75 के अंडर ही। तो प्रोजेक्ट 75 जो आप देखोगे ये सबमरीन जो बना रही है ये एंटी वारशिप के लिए होगा, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए होगा, सर्विलियंस एंड नेवल माइन लेइंग के लिए हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे सबमरीन जो क्लासिफिकेशन है ये 3 टाइप से, SSBN, SSN, SSK। तो INS अरिहंत जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए INS अरिहंत इंडिया की जो पहली न्यूक्लियर ब्लास्टिक मिसाइल है, सबमर्सिबल शिप ब्लास्टिक न्यूक्लियर, राइट। उसके साथ आप देखोगे न्यूक्लियर पावर्ड अटैक, मतलब इसका मतलब है जो INS अरिहंत जो है ये न्यूक्लियर वेपन कैरी करती है, लेकिन ये जो आपकी SSN है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन जो है ये न्यूक्लियर वेपन कैरी नहीं करती, बस इसके अंदर जो फ्यूल यूज़ हो रहा है वो न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऐसे सिर्फ 6 आपकी क्या है आपकी सबमरीन है, 6 ऐसी कंट्री हैं जो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, इंडिया, US, रशिया, चाइना। तो अब यहाँ पे देखोगे न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन इंडिया के अंदर कौन सी, INS चक्रा जो कि हमने कहाँ से ली है, लीज पे ली है रशिया से। उसके बाद इंडिया की जो इंडिजिनली डेवलप्ड है दैट इज INS अरिहंत, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, वो न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकती है,
ठीक है, ये इसके बीच में डिफरेंस है। उसके बाद ये दूसरा है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन ऑल दिस। उसके बाद INS आप देखोगे ये P-15B क्लास, ये इसका देखोगे दिस इज अ सेकंड वारशिप ऑफ P-15 जो आपकी क्लास है उसकी सेकंड वारशिप है। लास्ट थिंग विल सी इज CCTNS क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। इसके अंडर आप देखोगे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के अंडर कोई भी अगर क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसका जो डेटाबेस है थ्रू आउट इंडिया आपको मिल जाएगा। इस CCTN प्लेटफॉर्म पे उसको क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, कोई भी स्टेट उसको एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेस करेगी तो इसके गवर्नेंस में बेटर आप देखोगे इससे मदद आ सकती है, और हम पहले से भी जो क्राइम होने की कगार पे उसको रोक सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, लेट्स सी। आज हमने इकोनॉमी के पार्ट डिस्कस किए, सिक्योरिटी के पार्ट डिस्कस किए, कल हम एनवायरमेंट को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन विल सी कल्चरल के, ये आपके सारे पेपर 1 के अंदर, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लास्ट आई विल डिस्कस इज ऑनलाइन गेमिंग प्लस करप्शन इन सिविल सर्विस इन इंडिया। ये कल आपका खत्म हो जाएगा दिसंबर का करंट अफेयर्स, राइट। कोई चीज़ समझ में ना आए हो कमेंट करना, कोई चीज़ आपको लग रहा है कि उसको बेटर तरीके से डिलीवर किया जाए, और कोई चीज़, ठीक है। उसके साथ ही देयर इज़ अ वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपका NPA से रिलेटेड था, उससे रिलेटेड भी हमने एक आपका कॉन्टेक्स्ट है, और पूरा आप देखो इसके अंदर वी हैव बेसिकली गिवन मटेरियल फॉर दैट। ये क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो इसमें हमने बताया कि चैलेंजेस क्या हैं, राइजिंग NPAs के पीछे रीजंस क्या हैं, बैंक्स के हिसाब से क्या गड़बड़ हो रही है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद देखोगे गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, रिकैपिटलाइजेशन रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ने और क्या स्टेप्स लिए हैं, RBI ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन अवर क्लासरूम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।